अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉन स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट। मैंने पहली वीडियो में भेजा था आपको ये, लेकिन ये डिफेक्ट पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ। नॉन स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट क्या है? जिसके हम अंदर रेशो जो है सॉलिड्स की, यानी कैटायन और एनायन की, जिसको हम स्टोक्योमेट्री बोलते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसे हम बोलते हैं नॉन स्टोक्योमेट्री। मतलब जो रेशो फिक्स ना हो, मीन्स इट इज़ डिस्टर्ब्ड। तो ये दो तरीके का होता है नॉन स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट जो हम बोल रहे हैं। इसमें ये एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। हमने करा था मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जो फिर दो तरीके से होता है, आपको याद होगा मैंने बताया था। एक होता है एनायन की वैकेंसी से, राइट, एक होता है आपका एक्स्ट्रा कैटायन से। जैसे कि नाम क्लियर है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट यानी मेटल ज़्यादा होगी और एनायन कम होगा। तो मेटल ज़्यादा कब होगी? हमने करा था एनायन की वैकेंसी क्रिएट हो जाए, ठीक है, या दूसरा एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए। तो हम पहला डिस्कस करते हैं जो क्या है एनायन की वैकेंसी। इसमें क्या होता है कि कुछ नेगेटिव आयन जो होते हैं, जैसे ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, NaCl का क्रिस्टल समझ लो, तो इसके अंदर से ये एनायन नेगेटिव आयन मिसिंग हो जाता है अपनी साइड से, लेटिस साइड से। इसकी जगह जब वो बाहर चला जाता है तो होल रह जाता है, उस होल में इलेक्ट्रॉन आके अपने आप को ट्रैप कर लेता है, यानी जगह ले लेता है। किस लिए ले लेता है? ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस रहे, चार्ज बैलेंस रहे। तो हम इसे क्या कहते हैं? एनायन वैकेंसी ट्रैप्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एफ सेंटर। मैंने बताया था आपको एफ सेंटर के बारे में भी कि उसका मतलब क्या होता है। एफ फॉर फाब मीन्स कलर देता है, क्रिस्टल को कलर देने की वजह बनता है ये एफ सेंटर। जैसे NaCl को हम गर्म करते हैं वेपर्स में, तो NaCl क्या है? Na पॉजिटिव आयन देगा, क्लोराइड आयन देगा। Na पॉजिटिव आयन है और फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। जो उसने फ्री इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो इस होल्स में आकर जगह ले लेंगे। कौन सी होल्स में आकर? मान लो ये होल है, ये होल किसका है? यहाँ से क्लोराइड निकल गया, NaCl में से क्लोराइड निकल गया। Na ने क्या दिया? Na पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन दिया, और क्लोराइड आयन निकल गया। ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आके जगह ले लेगा, इसे हम कहेंगे एफ सेंटर, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट होते हैं और फिर कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे ये येलो कलर देता है, KCl वायलेट देता है, और लिथियम क्लोराइड पिंक देता है, राइट। तो ये मैं आपको सब बता चुकी हूँ। ये कौन सा डिफेक्ट है? मेटल एक्सेस ड्यू टू लॉस ऑफ ए एनायन वैकेंसी, राइट। ये लॉस ऑफ एनायन जिसकी वजह से वैकेंसी क्रिएट होती है। दूसरा मैंने बताया था कि मान लो कोई पॉजिटिव एक्स्ट्रा आयन बाहर से आकर इस इंटरस्टिशियल साइट में आ जाए, इस इंटरस्टिशियल साइट में वो जगह ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है। अब अगर कोई कैटायन बाहर से आया और उसने इस इंटरस्टिशियल साइट में जगह ले ली, तो उसका चार्ज तो गड़बड़ हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो उसको बैलेंस करने के लिए साथ में जो इंटरस्टिशियल साइट पड़ी है, ये सारी इंटरस्टिशियल साइट है, वैकेंट स्पेसेस हैं, इसके अंदर कोई नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन हम ले आएंगे ताकि इनका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस रहे, राइट। तो इसे इसमें भी क्या हो गया? मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। जैसे कि इसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल है ZNO का। ZNO वाइट होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन गर्म करते ही येलो हो जाता है। क्यों? क्योंकि गर्म करते ही Zn आयन क्या छोड़ता है? जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन, और ये जो जिंक आयन है ये वहाँ जगह ले लेते हैं इंटरस्टिशियल साइट में, और उसको चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है साथ वाले नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रली बैलेंस कर लेता है, जिसकी वजह से वो येलो हो जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया। ये मैंने इसलिए रिपीट किया, हम पीछे भी कर चुके हैं ताकि कॉन्टिन्यूटी बने। अब आते हैं नॉन स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? मेटल की कमी हो जाए, यानी मेटल शॉर्ट हो जाए। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि मान लो ट्रांजिशन, ये जनरली किस में दिखाए जाते हैं? ट्रांजिशन मेटल में, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल वैलेंसी दिखाने की पावर होती है। इसमें होता क्या है, कोई जो मेटल है, कैटायन है, वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और उसकी जगह सेम मेटल ही लेकिन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली उस जगह को ले लेती है। कैसे? और ऐसा करने से एक कैटायन की वैकेंसी कमी हो जाती है। अब तुम्हें इसको एग्जाम्पल से समझना है बेटा। कैसे? मान लो मेरे पास ये आपका क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। इसमें यहाँ पर Fe+2 है, Fe+2 पड़े हैं, यहाँ O पे 2 FeO। पहले इसको समझो, Fe2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, ये होगा आपका FeO नाम का क्रिस्टल, राइट। अब इस क्रिस्टल में ध्यान से समझिए, Fe2 है और O है। मान लिया Fe2 पड़ा है, यहाँ O नेगेटिव, फिर यहाँ Fe2 पड़ा है 2 पॉजिटिव, यहाँ O2 नेगेटिव पड़ा है, यहाँ Fe2 पॉजिटिव पड़ा है, यहाँ पर फिर 2 नेगेटिव पड़ा है ऑक्सीजन का। इसका मतलब इसके अंदर 3 Fe हैं, 2 पॉजिटिव वाले और 3 नेगेटिव O हैं, तो इनकी रेशो बराबर है। अब क्या होगा, मान लो एक Fe2 को मैं गायब कर दूँ, बाहर निकाल दूँ। ध्यान से समझो, हम मेटल डेफिशिएंसी करना चाह रहे हैं, हमने Fe2 की एक मेटल को बाहर निकाल दिया, Fe2+ वाला बाहर आ गया, तो इसका चार्ज को
बैलेंस करने के लिए क्या होगा कि यही जो Fe2 बाकी जो 2 अंदर पड़े हैं ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेंगे किसके अंदर, Fe3 में। जब ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेंगे Fe3 में, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe3 में बदल गए, तो यहाँ भी Fe3 आ गया, यहाँ भी Fe3 आ गया। तो तुमने देखा चार्ज 6 बराबर हो गया, 3 Fe3 पॉजिटिव और यहाँ भी Fe3 पॉजिटिव, 3 और 3 6 चार्ज हो गया। पहले क्या थे Fe2 के 2 2 2 2 2 चार्ज वाले 3 थे तो 6 हो गए। अब क्या हुआ, एक गायब हो गया और 2 Fe2 वाले अपने आप को Fe3 में बदल गए। तो तुमने नोट किया इससे ये वाली जगह तो वैकेंट ही रह गई, यानी Fe की जगह तो ये खाली की खाली रहेगी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। आई थिंक समझ आ गया होगा कि मान लो किसी लैटिस में पॉजिटिव आयन Fe2 के 3 पड़े हैं, ऐसे ही 3 नेगेटिव पड़े हैं, अगर उसमें से एक को बाहर निकाल देते हैं तो उसको चार्ज को बैलेंस करने के लिए बाकी जो 2 बचे हुए हैं 2 वाले वो खुद को ही ऑक्सीडाइज करके 3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी सेम मेटल का आयन है लेकिन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज कर लिया अपने आप को। उससे हुआ क्या, चार्ज तो बैलेंस हो गया, चार्ज तो 6 का 6 वापस हो गया, लेकिन मेटल की एक कमी हो गई जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने ये यहाँ पर आपको बना के दिखाया भी है, इसमें जो मैंने आपको समझाया मैंने डायग्राम आपके लिए बना दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब आप पढ़िए फटाफट, आपको क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज़ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इन दिस ए मेटल जो होता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कैटायन है वो मिसिंग हो जाता है और उसकी जगह बैलेंस करने के लिए कैटायन से मेटल का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, जिससे एक वेकेंट होल क्रिएट हो जाता है और नेट लॉस हो जाता है मेटल का। एक मेटल का लॉस तो हो ही गया, एक मेटल की जगह खाली हो गई, होल खाली रह गया, उसे कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी, राइट। तो इसमें ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो मैंने FeO का समझाया। FeO में क्या है, Fe और O में रेशो जो है वो 1:1 है, राइट। लेकिन Fe की रेशो अब दोनों में 1:1 है, इसकी रेशो 1:1 है। लेकिन जब इसमें डिफेक्ट आ गया, Fe2 आयन एक बाहर चला गया और बाकी Fe2 आयन ने अपने आप को Fe3 में ऑक्सीडाइज कर लिया, तो Fe की संख्या मेटल की डेफिशिएंसी होगी। उससे क्या हुआ बेटा, अब Fe1 नहीं रहा, अब Fe या तो 0.96 रह गया या 0.93 रह गया, यानी ऑक्सीजन तो 1 है, ऑक्सीजन की तुलना में Fe तो अब 1 नहीं है, 1 से थोड़ा कम है, कितना है, 0.96 है या फिर 0.93 है, तो इसका मतलब मेटल कम हो गया। तो ये भी क्लियर हो गया कि मेटल की डेफिशिएंसी होगी। तो ये भी प्रूव करता है कि FeO की स्टोकियोमेट्री वो 1:1 थी, अब वो नहीं रही, अब वो चेंज होके होगी 0.96, यानी 1 से कम होगी इसमें भी, या 0.93, इसी रेंज तक चली जाती है कम होके, यानी मेटल की डेफिशिएंसी हो गई। दिस इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। यहाँ तक आपको कर लेना है बस, और ये रेशो आपको ध्यान रखनी है। ये मैंने समझाने के लिए आपको ऊपर डायग्राम में समझा दिया, इसलिए वहाँ समझना है, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो सिंपल डिफेक्ट की डेफिनेशन देनी है, आप यहाँ से डेफिनेशन देंगे कि ये मेटल एक चार्ज +2 वाला जाएगा, उसकी जगह 3 वाला आ जाएगा और रेशो चेंज हो जाएगी, इतनी रह जाएगी। और डायग्राम आप चाहें तो ये वाला बना सकते हैं जैसे मैंने आपको अभी समझाया, राइट। ये अब हमारा नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट खत्म हो गया। अब बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये मैंने प्लेन पेज डाला है आपको समझाने के लिए। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है, नाम से ही क्लियर है, इसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं। पहले हम एक बार हेडिंग देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। इम्प्योरिटी डिफेक्ट नाम से ही क्लियर है, जिसमें हम कोई इम्प्योरिटी बाहर से मिलाएं। ये 2 तरीके का होता है, आयनिक सॉलिड में और कोवेलेंट सॉलिड में। आयनिक सॉलिड में क्या होता है, इसका डिफेक्ट का नाम क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं कि कहते हैं आयनिक सॉलिड के अंदर मान लो कोई कैटायन अपने लैटिस साइट से हटकर किसी दूसरे कैटायन को जगह दे देता है, उससे क्या हो जाती है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एग्जाम्पल में दिया NaCl। NaCl में हम थोड़ी सी स्ट्रोंशियम क्लोराइड नाम की कैटायन की वैकेंसी मिलाएंगे एज ए इम्प्योरिटी। NaCl का क्रिस्टल है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी मिलाई उसके क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर में, तो हमने देखा सोडियम आयंस रिप्लेस हो गए स्ट्रोंशियम आयन से। अब ध्यान से देखिए कितने, पहले आप डायग्राम समझिए फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखो Na पॉजिटिव Cl, Na पॉजिटिव Cl, Na पॉजिटिव Cl, Na पॉजिटिव Cl, Na पॉजिटिव। मैंने यहाँ से एक Na पॉजिटिव हटाया, यहाँ से एक Na पॉजिटिव हटाया, मुझे 2 Na पॉजिटिव हटाने पड़े। क्यों, क्योंकि मैं एक Sr ला रही हूँ, स्ट्रोंशियम पे +2 चार्ज है, यानी सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में जो कैटायन है वो 1 चार्ज वाला है, और जो मैं बाहर से अशुद्धि इम्प्योरिटी मिला रही हूँ वो हायर चार्ज की है, वो +2 की है। जब वो उस +2 चार्ज पर आ जाएगी, उसकी जगह पे आएगी, तो तुम ध्यान दो, गए तो 2 सोडियम, एक पॉजिटिव यहाँ से गया, एक पॉजिटिव यहाँ से गया, यानी 2 पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। उसको पूरा करने के लिए 2 पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रोंशियम आयन आकर अंदर बैठ गया, चार्ज तो पूरा हो गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ठीक होगी, लेकिन एक कैटायन की वैकेंसी क्रिएट हो गई।
ध्यान से समझना इस चीज़ को। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है कि NaCl की क्रिस्टल में हम इम्प्योरिटी मिला रहे हैं स्ट्रोंशियम की और उसका चार्ज ज़्यादा है। ये सब पे एक पॉजिटिव चार्ज है, स्ट्रोंशियम केटायन पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो जब मुझे स्ट्रोंशियम की इम्प्योरिटी मिलानी है तो मुझे 2 सोडियम तो हटाने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक सोडियम पे एक चार्ज होता है, तो 2 सोडियम होंगे तभी 2 चार्ज बाहर जाएंगे, तभी 2 चार्ज वाला आके जगह लेगा। तो वो एक खुद को तो एक ही जगह पे रखेगा ना, दूसरी जगह तो खाली रहेगी सोडियम की, इसलिए उसमें एक केटायन की वैकेंसी क्रिएट होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक स्ट्रोंशियम के लिए, मैंने यहाँ लिख दिया, एक स्ट्रोंशियम के लिए 2 सोडियम चाहिए, एक की जगह तो खुद स्ट्रोंशियम रहेगा, दूसरी जगह खाली रहेगी। तो हम कह सकते हैं इससे क्या क्रिएट हो जाएगी, केटायन की वैकेंसी। कब? जब हम इम्प्योरिटी मिलाएंगे। मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी को कहा जाता है डूपिंग। जब हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं किसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर, किसी और चीज़ को मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं डूपिंग। राइट। अब हमने क्या किया था इम्प्योरिटी डिफेक्ट में कि हमने क्या किया, NaCl का क्रिस्टल लिया, उस NaCl में थोड़ी सी इम्प्योरिटी स्ट्रोंशियम क्लोराइड की मिला दी। क्लोराइड तो सेम है, लेकिन स्ट्रोंशियम का चार्ज +2 है, सोडियम का +1 है। जब इम्प्योरिटी मिलाई तो हमने देखा कुछ सोडियम आयन रिप्लेस हो गए स्ट्रोंशियम आयन पे। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, इन प्लेस ऑफ 2 सोडियम आयन, जब 2 सोडियम आयन गायब हुए, उनकी 2 सोडियम आयन गायब हुए तो 2 जगह बनी, 2 होल खाली हो गए। उस 2 होल में से एक स्ट्रोंशियम आयन तो आ गया एक होल में, लेकिन एक अभी भी खाली रह गया, दूसरा खाली रह गया। तो मैंने यहाँ लिखा है 2 सोडियम आयन्स आर रिप्लेस्ड बाय 1 स्ट्रोंशियम आयन एंड 1 केटायन वैकेंसी इज क्रिएटेड। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कितनी केटायन वैकेंसी क्रिएट हुई, तो हमारा आंसर निकला नंबर ऑफ केटायन वैकेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम आयन मिक्स्ड। कितने स्ट्रोंशियम आयन मिक्स्ड किए हैं उतनी केटायन वैकेंसी क्रिएट हुई। कैसे? अगर आपने एक स्ट्रोंशियम आयन मिक्स किया था तो आपकी एक केटायन वैकेंसी हुई। अगर मैं 2 स्ट्रोंशियम मिक्स करती तो मेरी 2 केटायन की जगह खाली रह जाती, 2 केटायन की। क्या मतलब कि जब मैंने इस क्रिस्टल लैटिस में ध्यान से देखा कि मेरा सारा क्रिस्टल लैटिस सोडियम आयन का है, मैं इसमें एक आयन की जगह 2 आयन घुसा रही हूँ, तो मुझे 2 एक आयन वाले 2 गायब करने पड़ेंगे। एक मैंने यहाँ से सोडियम गायब कर दिया है कि यहाँ से। अब स्ट्रोंशियम मिक्स किया, वो एक जगह को ऑक्यूपाई करेगा, तो एक केटायन वैकेंसी होगी। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ केटायन वैकेंसी बराबर में नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम आयन एडिड या मिक्स्ड। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी को क्या कहते हैं, डूपिंग। दिस इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो आपके डिफेक्ट खत्म हो गए। इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमने पढ़ लिया आयनिक सॉलिड में। दूसरा जो कोवेलेंट सॉलिड में है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी है। कोवेलेंट सॉलिड में 2 तरीके के इम्प्योरिटी डिफेक्ट, दो टाइप की इम्प्योरिटी हो सकती है। कैसे? ध्यान से देखना। कोवेलेंट सॉलिड में जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट होगा वो 2 तरीके की, यानी अशुद्धि जो आएगी बाहर से वो 2 तरीके की आएगी। कैसे? या तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी होगी या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट वाली इम्प्योरिटी होगी। क्या मतलब? समझो ध्यान से। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी का मतलब जो इलेक्ट्रॉन से भरी हुई हो, इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा हो। मान लो ये 13 ग्रुप के एलिमेंट मैंने लिखे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ऐसे मैंने 14 के लिखे, ऐसे 15 के लिखे। राइट। अगर मैं कहती हूँ क्रिस्टल जो है वो 14 ग्रुप के एलिमेंट का है, 14 ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम है। आप किसी का भी क्रिस्टल लैटिस बना लीजिए, किसी का भी घर बना लीजिए। मैंने बनाया सिलिकॉन का। 14 ग्रुप का मैं क्रिस्टल लैटिस ले रही हूँ, यानी घर जो है वो 14 ग्रुप के मेंबर का है, और वो कौन सा लिया मैंने, सिलिकॉन का। ये देखो, ये बनाया मैंने सारा सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ये मैंने 14 ग्रुप के मेंबर का सिलिकॉन का घर बना लिया। ये होस्ट है। इसके अंदर कौन घुस के आ रहा है? इसके अंदर 15 ग्रुप का मेंबर आर्सेनिक घुस के आ रहा है। सिलिकॉन की जगह कौन आ गया? आर्सेनिक। यानी सिलिकॉन के अंदर किसकी इम्प्योरिटी मिलाई मैंने? 14वें ग्रुप के एलिमेंट के अंदर 15वें ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाई। आपने टेबल देखी, मैंने पहले बना रखी है। ये है 13 ग्रुप के मेंबर, ये 14 के, 15 के। मैंने एरो से दिखाया है कि घर तो 14 ग्रुप का है, उसके अंदर आ कौन रहा है? 15 ग्रुप का एलिमेंट। 15 ग्रुप में कोई भी आ सकता है, इन सब में से मैंने आर्सेनिक को ले आई। 15 ग्रुप का मतलब जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। 14 ग्रुप का मतलब जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। सिलिकॉन होता है ना 14, 2, 8, 4। फास्फोरस क्या होता है? 15, 2, 8, 5। तो हम कह सकते हैं 15 ग्रुप का मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 14 ग्रुप का मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो तुम देखो, जब 4 वाले इलेक्ट्रॉन का, सिलिकॉन का, जिनकी 4 वैलेंसी है, यानी इनके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनका घर बना हुआ है, इसके अंदर जब 5 वाला आएगा यानी आर्सेनिक आ गया।
आर्सेनिक का 5 वाला आएगा तो वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड, इसके भी 4 हैं, इसके भी 4, तो इसके 4 तो एडजस्ट हो जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। लेकिन आर्सेनिक का 5वां जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, क्योंकि घर में तो 4 ही इलेक्ट्रॉन, 4 ही बॉन्ड बनाने की पावर है, आ रहे हैं 5 वाले, 5 में से 4 वाले तो एडजस्ट हो जाएंगे। जो 5वां इलेक्ट्रॉन सरप्लस इलेक्ट्रॉन है वो खाली घूमता रहेगा, वो मूव करता रहेगा, इसके अंदर सरप्लस इलेक्ट्रॉन हमने डायग्राम से दिखा दिया कि इसको जगह नहीं मिली। अब क्या हुआ, सेमी, अब इसे कहते हैं जब कोई एलिमेंट 14 ग्रुप का, जैसे कि सिलिकॉन का है और जर्मेनियम का, जिनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, अगर उस ग्रुप की मिक्सिंग कर दी जाए, उसको किससे मिक्स कर दिया जाए, विद सम क्वांटिटी ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट लाइक फास्फोरस और आर्सेनिक मिला दिए जाएं, जिनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दे विल फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड बट 5th इलेक्ट्रॉन विल रिमेन अनबॉन्डेड। 5वां इलेक्ट्रॉन उनका खाली रहेगा और वो डीलोकेलाइज्ड रहेगा, वो घूमता रहेगा। यही डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, इट विल इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ किसकी, डूब्ड सिलिकॉन। डूब्ड सिलिकॉन मतलब जो सिलिकॉन डूब्ड कर दिया गया है, जिसमें इम्प्योरिटी मिला दी गई है। किसकी इम्प्योरिटी मिलाई गई, आर्सेनिक की, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा आर्सेनिक डूब्ड सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। यानी सिलिकॉन का घर था, आर्सेनिक के नाम की इम्प्योरिटी आ गई, डूब्ड होगी, इसके अंदर मिक्स होगी, तो इसे हम बोलेंगे कैसे, आर्सेनिक डूब्ड सिलिकॉन। आर्सेनिक 15वें ग्रुप का, सिलिकॉन 14 ग्रुप का, तो ये 15 ग्रुप का 14 ग्रुप में आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिच वाला आ रहा है ना, घर तो 14 का है और आग कौन रहा है 15वें वाला, तो इलेक्ट्रॉन रिच वाला आ रहा है, इसको डूब्ड करने, तो हम बोलेंगे आर्सेनिक डूब्ड सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। तो 5 वाला आ रहा है 14 वाले घर में, 15वें वाला आ रहा है, तो 5वां इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा और वो इस ढंग से यहाँ पर घूमता रहेगा। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ध्यान से देखना, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। सो इंक्रीज इन कंडक्टिविटी इज ड्यू टू, किसकी वजह से हो रही है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। सो दिस टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर आर कॉल्ड एन टाइप सेमी कंडक्टर, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज ही है जो घूम रहा है और फालतू है, इसको कहीं जगह नहीं मिल रही, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ रही है, फ्लो बढ़ रहा है, और नेगेटिव चार्ज है, इसलिए एन से नेगेटिव, एन से क्या कह देंगे इसको, एन टाइप सेमी कंडक्टर। मैंने यहाँ लिख दिया इसको एन टाइप सेमी कंडक्टर, क्यों कहा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज फालतू घूम रहा है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ रही है, इसीलिए उसी के नाम से उसको एन टाइप सेमी कंडक्टर बोल दिया। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो हमने पढ़ा है कोवेलेंट सॉलिड में इम्प्योरिटी डिफेक्ट किसकी वजह से है। पहला हमने कहा कोवेलेंट सॉलिड में इम्प्योरिटी डिफेक्ट आ सकता है, इम्प्योरिटी 15वें ग्रुप की आ जाए 14वें ग्रुप में, घर तो 14वें का ही रहेगा हमेशा, 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, या तो इम्प्योरिटी 5 वाले की 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले यानी 15 ग्रुप की आ जाएगी, तो एक इलेक्ट्रॉन खाली घूमता रहेगा, इसलिए हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी या एन टाइप सेमी कंडक्टर। आई थिंक क्लियर हो गया आपको। अब आता है उल्टा। उल्टा क्या मतलब, अब आपका घर तो 14 का ही है, लेकिन इम्प्योरिटी 15वें की ना आकर किसकी आ रही है, 13 की, यानी घर किसका है, 14 ग्रुप का, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन जो इम्प्योरिटी ऐड होने जा रही है, जो डूब्ड होने जा रहा है, वो कौन है, 13 ग्रुप का, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या उसे हम क्या कहेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब आप कहोगे पी क्यों कहा, ध्यान से देखिए अब इसका स्ट्रक्चर। मान लो ये सारा स्ट्रक्चर किसका है, 14 ग्रुप का बना हुआ है, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, इसके अंदर कौन आ गया भाई, इंडियम आ गया। अब इंडियम आ गया, इंडियम में क्या है, 3, इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के पास 4 हैं, तो इसका मतलब 3 बॉन्ड तो 3 तो ऑक्यूपाई कर लेगा जगह, लेकिन एक होल बच जाएगा जिसमें सिलिकॉन के 4 होते हैं और इसके 3 हैं, तो 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, लेकिन चौथे की जगह जो पॉजिटिव होल बच गया है, वो पॉजिटिव होल बचने की वजह से ही उसको पी से पॉजिटिव, और उसे हम क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमी कंडक्टर। याद समझ में आया, पॉजिटिव होल की वजह से ही हमने उसे क्या कहा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंडियम डूब्ड सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन को किसने डूब्ड कर दिया, इंडियम ने, इंडियम नाम की इम्प्योरिटी ने डूब्ड कर दिया सिलिकॉन्स को, और वो बन गया इंडियम डूब्ड सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। मतलब जब एलिमेंट 14 ग्रुप का यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम का है, जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जब उनको क्या कहा है, डूब्ड किया जाता है, कौन से एलिमेंट से, पहले 15 से किया था, अब किससे कर रहे हैं, डूब्ड कर रहे हैं, अब हम उसको 13 ग्रुप के एलिमेंट से
कौन है 13 में? एल्यूमिनियम, बोरॉन, कोई भी हो जिनके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड तो बन जाएंगे, लेकिन प्लेस जहाँ पर 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिसिंग है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन होल, या उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन वैकेंसी। क्लियर है? सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन जो 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मिसिंग है, उसके अंदर है ही नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन का होल खाली रहेगा, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी रहेगी, और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग एटम कैन कम एंड फिल द इलेक्ट्रॉन होल बट इट लीव ए होल एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। कहता है मान लो कोई आसपास से नेबरिंग से आके इलेक्ट्रॉन आना भी चाहे उसकी जगह पे आ जाएगा, लेकिन फिर ये अपना होल छोड़ाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन वहाँ आना भी चाहेगा तो वो उठ के आएगा, तो उसका अपना भी तो होल रह जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो इन दिस वे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स सीम टू बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इट कॉज कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस, सो दीज आर कॉल्ड पी टाइप सेमी कंडक्टर। यानी इलेक्ट्रॉन मान लो उसके जैसे यहाँ पर डायग्राम में देखिए ध्यान से, यहाँ पर होल क्रिएट है पॉजिटिव होल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इसका एक खाली जगह पड़ी है, अगर कोई और आसपास से वहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करने आएगा तो वो जहाँ से उठ के आएगा वहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन अपना होल छोड़ के आएगा। तो इस रिंग से ये होल और ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसे क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमी कंडक्टर। राइट? पी मतलब पॉजिटिव, इसलिए बोला है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक 4th इलेक्ट्रॉन उनका घूमता रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये वाली जो हमने वैकेंसी मैंने आपको बताई है ये इस साल आपने मेंशन कर रखा है सिलेबस में कि एन टाइप और पी टाइप नहीं है, लेकिन क्योंकि डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप कोवेलेंट सॉलिड वाले को नज़र ज़रूर मार लेना। आप देखें डिलीटेड सिलेबस में एन और पी टाइप सेमी कंडक्टर नहीं है लेकिन डिफेक्ट्स हैं, तो ये भी डिफेक्ट का एक टाइप है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट ही तो पढ़ रहे हैं कोवेलेंट सॉलिड में। आयनिक सॉलिड में तो स्टोंशियम घुसाया था सोडियम की जगह, यहाँ पर क्या करा है हमने कि 2 टाइप की इम्प्योरिटी घुसाई है 14 ग्रुप के मेंबर में, या तो 15वें की तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया उसको एन टाइप कहेंगे, या फिर 13वें ग्रुप की जिसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो ये आप नॉलेज के लिए है, पढ़ लेना। और डूपिंग किसे कहते हैं? मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डूपिंग। इसी के साथ बेटा आपके डिफेक्ट खत्म हो जाते हैं। ये हमारा टॉपिक डिफेक्ट का कंप्लीट हो गया। राइट? आपको क्लियर हो गया होगा डिफेक्ट क्या होते हैं। डेफिनेशन, स्टोकियोमेट्री, नॉन स्टोकियोमेट्री और इम्प्योरिटी। स्टोकियोमेट्री मैंने आपको बताया कौन कौन से होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फिर स्कॉट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्री में मेटल एक्सेस डिफेक्ट, फिर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस एनाइन की वजह से या एक्स्ट्रा केटाइन, ये आपको मेटल जो हमने करा था एक्सेस में मेटल, एक तो एनाइन वैकेंसी और एक एक्स्ट्रा केटाइन डाल के, और मेटल डेफिशिएंसी आपने आज ही किया FeO वाला, और उसके बाद आज हमने किया इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो आपको आई थिंक डिफेक्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए। डिफेक्ट्स का टॉपिक ख़त्म। इसके मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगी, बहुत आते हैं क्वेश्चंस इसमें 1 मार्क के, ठीक है। तो आप इस कंडक्टर वाले को चाहे आप एन टाइप पी टाइप को वैसे देख लेना, अदरवाइज आपको यहाँ तक ही करना है जो मैंने आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट स्टोंशियम तक बताया है, ठीक। डूपिंग पूछ लेते हैं 1 नंबर में कभी कभी, इसलिए मैंने आपको रिस्क नहीं लिया, मैंने आपको फिर भी नोट्स दे दिए। व्हाट इज़ डूपिंग? मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी इज़ कॉल्ड डूपिंग, ये लिख रखा है यहाँ पर, आप देख लेना। मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी इज़ कॉल्ड डूपिंग 1 मार्क में। और क्या होता है एन टाइप और पी टाइप? एन से नेगेटिव, पी से पॉजिटिव हो, ठीक। इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। अब मेरे हिसाब से आपको डिफेक्ट क्लियर हो जाएंगे।